हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का थर्ड मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स बाय वाइट्स इसके बारे में बताया था। आज इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में और साथ ही जानेंगे साउथ अफ्रीका टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स, 1950 से ही जो ब्लैक्स थे उनकी लड़ाई, जो नॉन वाइट्स थे उनकी लड़ाई वाइट्स के अगेंस्ट चल रही थी। बेसिकली अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ ये आवाज उठाई थी सभी नॉन वाइट्स ने। उन्होंने काफी प्रोटेस्ट, मार्चेस, स्ट्राइक सभी कुछ किया था और एक पार्टी इसमें बहुत ज्यादा उभर के आई थी जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम है? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी पार्टी के बारे में, ANC के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भी प्रोटेस्ट था, ये जो भी रिवॉल्ट था, ये था ब्लैक्स का वाइट्स के अगेंस्ट। तो इस पूरे प्रोटेस्ट को जो लीड कर रही थी उस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। जो ANC थी इसको बहुत सारे वाइट्स भी सपोर्ट कर रहे थे। कई वाइट्स ऐसे थे जो मानते थे कि ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये गलत है। तो उन वाइट्स ने ANC को सपोर्ट किया और साथ ही ये पूरा जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें भी वो लोग शामिल। ये जो पूरा प्रोटेस्ट था अपार्थाइड के अगेंस्ट, फ्रेंड्स, ये बहुत सालों तक चला। कई लोग मारे गए, कई लोग जेल गए, कई लोग जख्मी हुए, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट का जो रिजल्ट था ये बहुत पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव ऐसे हुआ कि ये जो वाइट्स थे उनको आखिरकार झुकना ही पड़ा। उन लोगों ने सरेंडर कर दिया और साउथ अफ्रीका फ्री हो गया अपार्थाइड यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई और फिर उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे ANC के स्ट्रगल से जो साउथ अफ्रीका में चेंज आया यानी अपार्थाइड सिस्टम खत्म हुआ। खत्म कैसे हुआ? ये जो वाइट्स का रूल चल रहा था, उनकी पॉलिसीज चल रही थी, वो बिल्कुल चेंज हो गई। जितने भी कानून बनाए थे, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, जो भेदभाव वाले लॉज थे, उनको भी खत्म कर दिया गया। साथ ही जो भी पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया, इन सब पे बैन लगाया हुआ था पहले, वो भी हटा दिया गया। क्योंकि इतने सारे स्ट्रगल, आवाज उठे तो साउथ अफ्रीका में ये सारे बदलाव देखने को मिले। और फ्रेंड्स, 28 साल की जेल के बाद, आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, नेल्सन मंडेला, बताया था ना हमने आपको कि इनको जेल में बंद कर दिया था क्योंकि इन्होंने प्रोटेस्ट किया था काफी। तो 28 साल की जेल के बाद नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आए एज अ फ्री मैन। और फाइनली midnight of 26 April 1994, the new national flag of the Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. और 26 अप्रैल 1994 की मिडनाइट को जो नेशनल फ्लैग था रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, उसको लहराया गया। और इससे क्या हुआ? इससे एक नई डेमोक्रेसी का वर्ल्ड में जन्म हुआ। और कौन सी थी ये नई डेमोक्रेसी? साउथ अफ्रीका। और फ्रेंड्स, अपार्थाइड गवर्नमेंट का अंत हो गया और इससे एक नया रास्ता खुला। किसका? एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट का। एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे सारी रेसेस का योगदान होगा, मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। तो ये जो नया साउथ अफ्रीका बना, नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, इसका पहला प्रेसिडेंट पता है आपको कौन बना? नेल्सन मंडेला। करेक्ट। तो नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका बने। तो साउथ अफ्रीका अपार्थाइड से आजाद हुई और उसका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना।
लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी साउथ अफ्रीका। तो आप जानते हैं द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय साउथ अफ्रीकन्स व्हाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या दिक्कतें आई उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। तो फ्रेंड्स, जो वाइट्स और ब्लैक्स थे, यानी जिस पे अत्याचार हो रहा था और जो अत्याचार कर रहा था, अब इन दोनों को ही साथ में रहना। अब साथ में रहना था तो ये दिमाग में चल रहा था तो कि कैसे रहेंगे साथ में, अभी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद कैसे साथ में मिलजुल कर एक कंट्री में रहा जा सकता है। तो जो वाइट्स और ब्लैक्स थे, इनका एक दूसरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। तो जो वाइट्स थे उनको लग रहा था कि जो ब्लैक्स हैं अब वो लोग उनसे बदला लेंगे, और ब्लैक्स को ये लग रहा था कि वाइट्स कहीं दोबारा वही हैरेसमेंट, वही अत्याचार न करना लगे। तो इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिमाग में उन लोगों के चल रहे थे। फ्रेंड्स, ब्लैक्स जो थे वो चाहते थे कि साउथ अफ्रीका में मेजॉरिटी रूल हो, यानी जो मोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीकन्स को मंजूर हो वो रूल होना चाहिए साउथ अफ्रीका में, यानी मेजॉरिटी की मर्जी का रूल, मेजॉरिटी रूल। और साथ ही ब्लैक्स चाहते थे कि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और सारे लोग इक्वल हों सोसाइटी में। क्या हो? बराबर हों, इक्वल हों। और वाइट्स वहीं ये चाहते थे कि चलो नया कॉन्स्टिट्यूशन तो बने, बट उनके जो भी प्रिविलेजेस हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहें, उनको कोई टच ना करे, और साथ ही जो प्रॉपर्टी है उनके पास वो उनसे छीनी नहीं जानी चाहिए। तो ये चाहते थे वाइट्स। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा फटाफट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट इज ANC, led the protest against whites. ANC included many workers' unions and the Communist Party. Many whites also joined the movement and the movement became successful. South Africa became a democratic country. While drafting the constitution of South Africa, many problems were faced. Whites and blacks planned to live together using same facilities. So they were not ready to live together because of certain conflicts. There was lack of mutual trust and understanding. The blacks demanded majority rule and equality. Plus, whites wanted to protect their privileges and property. तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक समझा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में, और साथ ही हमने ये भी जाना कि साउथ अफ्रीकन्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जब वो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे एक नए साउथ अफ्रीका के लिए जो अब डेमोक्रेटिक था। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स फेस हुई इसके आगे कैसे बढ़े लोग। तो अब आगे अगर बढ़ना था तो ब्लैक्स और वाइट्स दोनों को कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो करने ही पड़ते। तो दोनों एक कंक्लूजन पर निकले, दोनों ने काफ़ी डिस्कशन करे और कुछ कॉम्प्रोमाइजेस दोनों के साइड से हुए और एक कंक्लूजन पे वो लोग आए। जो वाइट्स थे वो लोग अग्री हुए कि जो मेजॉरिटी रूल जो ब्लैक्स कह रहे थे कि उस पे वो लोग अग्री हो गए। वाइट्स ने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल लाया जाए और 1 पर्सन 1 वोट, ये भी ब्लैक्स का एक डिमांड था कि 1 पर्सन 1 वोट हो। तो इस कंडीशन पर भी वाइट्स अग्री हो गए। साथ ही वाइट्स ने पुअर जो लोग थे, गरीब लोग और जो वर्कर्स थे, उनको बेसिक राइट्स देने के लिए भी हामी भर दी। उन्होंने बोला इनको भी आप बेसिक राइट्स दे दो, वी आर रेडी। वहीं जो ब्लैक्स थे उन्होंने अग्री किया कि मेजॉरिटी रूल तो होगा लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, यानी कि रिजिड नहीं होगा, उसमें चेंजेस और मॉडिफिकेशन करने का स्कोप रहेगा। क्योंकि वाइट्स को डर था कि जो मेजॉरिटी रूल अगर हो तो कहीं वाइट्स के वो बिल्कुल खिलाफ ना हो जाए, कहीं वाइट्स को ज़्यादा सहना ना पड़े उस रूल की वजह से। बट ब्लैक्स ने ये बोला कि भाई मेजॉरिटी रूल तो होगा लेकिन वो एब्सोल्यूट यानी कि बिल्कुल रिजिड नहीं हो। साथ ही जो वाइट्स की प्रॉपर्टी होगी वो भी उनसे नहीं ले जाएगी। मतलब ब्लैक्स ने ये भी बोल दिया कि मेजॉरिटी रूल रहेगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा, और जो प्रॉपर्टी है वाइट्स की वो भी उनके पास रहेगी, वो उनसे
नहीं छीनी जाए। तो व्हाट वर द कॉम्प्रोमाइजेस मेड बाय ब्लैक्स एंड व्हाइट्स? द व्हाइट्स अग्रीड टू मेजॉरिटी रूल, दे अग्रीड टू वन पर्सन वन वोट, and they also agreed to give basic rights to workers and poor. Blacks, they agreed majority rule will not be rigid, plus they allowed whites to have their privileges and property. तो फ्रेंड्स ये जो कॉम्प्रोमाइजेस दोनों साइड्स ने करे, दोनों ब्लैक्स और वाइट्स ने करे, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें थोड़ी टोन डाउन हो गई। जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कॉम्प्रोमाइजेस हुए तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो गई। 2 सालों तक, 2 इयर्स तक वाइट्स और नॉन वाइट्स एक साथ बैठे, बहुत डिस्कशंस किए, बहुत डिबेट्स हुई, बहुत बार डिफरेंसेस, झगड़े, ये सब भी हुआ। बट एट द एंड जो रिजल्ट आया वो था एक बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जितने भी झगड़े, डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिबेट्स हुए, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था, क्योंकि सब्र का फल कहते हैं ना मीठा होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो भी एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो उन सब लोगों को बेसिक राइट्स देता है, जो भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, सबको बेसिक राइट्स देता है, और साथ ही इक्वालिटी भी प्रोवाइड करता है कि सोसाइटी में ना कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई मॉनेटरी डिस्क्रिमिनेशन है, सब एक है, सब इक्वल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो सभी की बातों को सुना गया। ये नहीं कि सिर्फ वाइट्स की बातें सुन ली, ब्लैक्स की बातें सुन ली, नहीं, सभी की बातों पर ध्यान दिया गया। और पास्ट को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि अगर पास्ट को देखते तो हो सकता था कि थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वाइट्स के अगेंस्ट हो जाए और ब्लैक्स के फेवर में हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल नॉन पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशन बना, बिना पास्ट को देखे हुए। और फिर एक कंक्लूजन पे आया गया जिसमें सबकी सहमति हुई। एवरीबडी, मतलब सब अग्री कर गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट होगा कंट्री। तो फ्रेंड्स, ऐसे साउथ अफ्रीका ने एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ब्लैक्स ने वाइट्स को माफ कर दिया, और अब आज की डेट में भी साउथ अफ्रीका में हर कोई इक्वल है और सब एक साथ, एकजुट, एक जगह पर मिलकर रह रहे हैं। तो हुई ना ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा एक रिजल्ट आया कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन बना बढ़िया सा, जहाँ पे सब लोग सोसाइटी में इक्वल है और सब लोग खुशी खुशी रह भी रहे हैं। तो देखा आपने कैसे इतने डिस्कशंस, डिबेट्स, डिफरेंसेस, सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बना। और उसमें क्या क्या दिया गया साउथ अफ्रीकन्स को? बेसिक राइट्स दिए गए सभी को, इक्वालिटी दी गई सभी को। साथ ही इस नए कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को इंक्लूड किया, पास्ट को फॉरगेट करके। सो everyone was included, forgetting the past। मतलब पास्ट में कुछ भी हुआ हो, वाइट्स ने कुछ भी किया हो ब्लैक्स के साथ, ये सब भूल के सभी को एक जैसा देखा गया, एक जैसा माना गया इस नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मॉड्यूल, जिसमें हमने ये जाना कि साउथ अफ्रीका कैसे एक अपार्थाइड सिस्टम से लड़के एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना, एक फ्री कंट्री